यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स का आज ये तीसरा क्लास है। यह कोर्स लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए स्पेशली डिजाइंड है। यह कोर्स यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, सभी एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल को ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। इस क्लास में हम बाकी दो और क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, कंप्यूटर की पीढ़ियों को आज कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल को कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर था, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर था और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर था। जिसमें हमने देखा था एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा पे वर्क करता है, जिसमें परिणाम अप्रॉक्सीमेट होते हैं, मीन वैल्यू पे आधारित होते हैं, एवरेज वैल्यू पे आधारित होते हैं। दूसरा हमने देखा था डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर डिस्क्रीट डेटा पे काम करता है और जिसमें परिणाम एक्यूरेट होते हैं। और तीसरा हमने देखा था हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कंबाइंड फॉर्म था, जिसका एग्जाम्पल ईसीजी मशीन था। ठीक है, आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी। जिसमें हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, और साथ में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिक पर्पज, जिसमें हम देखेंगे जनरल पर्पज कंप्यूटर, समान प्रयोजन कंप्यूटर, दूसरा देखेंगे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। जिसमें सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि एक ही यूजर द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसे माइक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर सिंगल माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। उपयोग की बात करें तो सिर्फ एक समय पर सिर्फ एक ही यूजर के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसके प्रकार की बात करें तो इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉम एंड वर्क स्टेशन इसके टाइप हैं। डेस्कटॉप जो कि मेज पर चलाया जाने वाला स्थिर कंप्यूटर है। लैपटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर है, जिसमें बैटरी भी लगा होता है और बैटरी की सहायता से यह कुछ घंटों तक बिना इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के चल सकता है। पाम टॉम, जिसे हम पीडीए या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं, यह हाथ की हथेली में समा जाने वाला छोटा कंप्यूटर होता है। वर्क स्टेशन की बात करें तो यह दिखने में डेस्कटॉप जैसा होता है, लेकिन इसमें अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर, अधिक रैम और ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। इसका उपयोग आर्किटेक्ट, इंजीनियर और वीडियो एडिटर्स करते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, जिसको हम मिड रेंज मल्टी यूजर सिस्टम भी कहते हैं। तकनीकी विशेषता की बात करें तो यह माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, आकार में बड़ा और महंगा होता है। यह मल्टी यूजर कैपेसिटी का होता है। मिनी कंप्यूटर को मल्टी यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं उसको, जिस पर एक साथ 4 से लेकर 200 तक यूजर अलग अलग टर्मिनल्स के जरिए काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐतिहासिक मील की पत्थर की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला सफल मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, जिसे 1965 में डीईसी कंपनी द्वारा बनाया गया था। मुख्य उपयोग की बात करें, छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए, वैज्ञानिक प्रयोगशाला और कॉलेज में डेटा प्रोसेस करने के लिए ये मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर, जिसे इंटरप्राइज लेवल लार्ज सिस्टम भी कहा जाता है। तकनीकी विशेषता की बात करें तो यह कंप्यूटर अकल्पनीय रूप से विशाल आकार के होते हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता और डेटा प्रोसेसिंग गति बहुत ही अधिक होती है। ये मल्टी यूजर कैपेसिटी के होते हैं, जिसमें हजारों यूजर्स एक ही समय पर काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जिसमें कंप्यूटर बैकग्राउंड में मुख्य सर्वर की तरह कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर बैकग्राउंड में मुख्य सर्वर की तरह काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो IBM जेड सीरीज और CDC 6600, जो कि शुरुआती मॉडल थे, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। मुख्य उपयोग की बात करें तो बड़ी सरकारी संस्थाओं, बैंकों, बीमा कंपनियों और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, जहां करोड़ों ट्रांजेक्शन एक साथ प्रोसेस करता है,
वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। चौथा है सुपर कंप्यूटर, जिसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सिस्टम या मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कहा जाता है। तकनीकी विशेषता की बात करें तो यह दुनिया का सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर पे ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करता है, जो कि मैंने बताया था पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, जिसमें हजारों प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, हजारों प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक साथ हजारों टास्क को कंप्लीट करते हैं। स्पीड की बात करें तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है, और सिंपल कंप्यूटर की बात करें तो उसे किसमें, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो मिप्स को किसमें, मिप्स क्या है, जनरल कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर को हम मिप्स में मेजर करते हैं। गीगाहर्ट्ज की बात करें तो गीगाहर्ट्ज सीपीयू को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और फ्लॉप्स किसे यूज करने के लिए, किसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर को। आज के आधुनिक सुपर कंप्यूटर एक्साफ्लॉप्स गणनाएं को भी क्रॉस कर चुके हैं, मतलब एक साथ 10 के पावर 18 गणनाएं भी कर सकते हैं। इसके फादर की बात करें, कौन इसके जनक कहलाए जाते हैं, तो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक सीमोर क्रे को, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला सफल सुपर कंप्यूटर क्रे 1 1976 में बनाया था। और भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक की बात करें तो डॉक्टर विजय भटकर को कहा जाता है। इनके नेतृत्व में सीडैक पुणे ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में विकसित किया था। मुख्य उपयोग की बात करें, सुपर कंप्यूटर के मुख्य उपयोग की बात करें तो यह मौसम की भविष्यवाणी के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज, जो कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन का तीसरा टाइप है। तो इस टाइप के अनुसार कंप्यूटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जनरल पर्पज कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और दूसरा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर सामान्य रोजमर्रा के कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके प्रोसेसर की क्षमता सामान्य होती है। इसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेम खेलने में, वीडियो देखने में और अकाउंटिंग करने में यूज किया जाता है, जैसे हमारा पर्सनल लैपटॉप। विशिष्ट कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की बात करें तो यह एक विशिष्ट कार्य के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। सटीकता को पूरा करने के लिए कस्टमाइज किए जाते हैं और इनके भीतर सॉफ्टवेयर बदला नहीं जा सकता। तो यह एक विशिष्ट मतलब स्पेशल पर्पज के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और अब जब स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है तो इनका स्पीड उस पर्पज के लिए हाई एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, इसका उपयोग मौसम विज्ञान के उपकरण, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित विमान लैंडिंग सिस्टम, अस्पतालों में प्रयुक्त वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीनों के में किया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की बात करें इन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर तो सबसे पहला है टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या होता है, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में यूजर जिस स्क्रीन और कीबोर्ड के जरिए मुख्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उसे टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में यूजर जिस स्क्रीन और कीबोर्ड के जरिए मुख्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उसे टर्मिनल कहते हैं। इसी में टर्मिनल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल में क्या होता है, इसमें खुद का कोई प्रोसेसर या मेमोरी नहीं होता है, यह केवल इनपुट लेता है और आउटपुट दिखाता है। तो डम टर्मिनल में यह क्या करता है, सिर्फ इनपुट लेता है और आउटपुट दिखाता है, इसमें कोई प्रोसेसर और कोई मेमोरी नहीं होते हैं, जैसे पुराने रेलवे टिकट काउंटर की स्क्रीन। ठीक है, और दूसरा है इंटेलिजेंट टर्मिनल, इसमें खुद का एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, यह स्थानीय रूप से थोड़ा बहुत डेटा को प्रोसेस कर सकता है, जैसे आधुनिक एटीएम मशीन। ठीक है, तो भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। भारत के वर्तमान शीर्ष कंप्यूटरों में एरावत, परम सिद्धि एआई और प्रत्यूष व मिहिर शामिल किए गए हैं। भारत में कंप्यूटर का विकास, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया की बात करें तो भारत में पहला कंप्यूटर कब और कहाँ लाया गया था, भारत में पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में भारतीय सांस्कृतिक संस्थान आईएसआई कोलकाता में पहला एनालॉग
डिजिटल कंप्यूटर HEC2M को स्थापित किया गया था, जिसे इंग्लैंड से खरीदा गया था। तो जो पहला कंप्यूटर था वो भारत के द्वारा निर्मित नहीं था। यह कहाँ से खरीदा गया था? इंग्लैंड से। और कहाँ पर स्थापित किया गया था? ISI कोलकाता, भारतीय सांस्कृतिक संस्थान कोलकाता में वर्ष 1956 में इसको स्थापित किया गया था। तो पहला स्वदेशी एनालॉग कंप्यूटर, फर्स्ट इंडिजिनस एनालॉग कंप्यूटर। भारत द्वारा निर्मित पहला एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो भारत द्वारा निर्मित पहला एनालॉग कंप्यूटर ISI कोलकाता में बनाया गया था, जिसे समरेंद्र कुमार मित्र ने बनाया था, जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने आशीष कुमार मैती के सहयोग से यह कंप्यूटर बनाया था। यह मशीन 10 बाई 10 की रैखिक समीकरणों को हल करने में सक्षम था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, फर्स्ट इंडिजिनस डिजिटल कंप्यूटर, भारत द्वारा निर्मित फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर की बात करें जिसे 1960 में बनाया गया था, जिसका नाम टाइफ्रेक था, जिसका फुल फॉर्म टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर टाइफ्रेक था। नेक्स्ट, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, जिसे ECIL ने बनाया था। किसने बनाया था? ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडिजिनस एनालॉग कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, न ही फर्स्ट इंडिजिनस डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम था सिद्धार्थ, जिसे ECIL ने बनाया था। 21 अगस्त 1986 को प्रधान डाकघर बेंगलुरु में भारत का पहला मुख्य कंप्यूटर स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला मुख्य कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था? हेड पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलुरु में 21 अगस्त 1986 को। पहला पूर्ण कंप्यूटरकृत गांव, फर्स्ट फुली कंप्यूटराइज्ड विलेज, केरल का चामरावट्टम गांव भारत का पहला पूर्ण रूप से कंप्यूटरकृत गांव घोषित हुआ था। सीडैक की स्थापना 1988 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र को पूरी तरह से सेल्फ रिलिएंट या आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे 1991 में बनाया गया था। इसके द्वारा सीडैक के द्वारा। इस जनक विजय भटकर को भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं। इन्होंने ही सुपर कंप्यूटर के निर्माण में नेतृत्व किया था इस प्रोजेक्ट का। भारत की पहली राष्ट्रीय कंप्यूटर नीति नेशनल कंप्यूटर पॉलिसी 1984 में घोषित हुई थी, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। जब राजीव गांधी PM थे, उस समय ही नेशनल कंप्यूटर पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जिसे भारत की IT क्रांति का नींव माना जाता है। और इसी राष्ट्रीय कंप्यूटर नीति को भारत की IT क्रांति का नींव कहा जाता है। प्रमुख भारतीय सुपर कंप्यूटर की बात करें तो अनुराग सुपर कंप्यूटर का निर्माण DRDO के द्वारा हुआ था। अगस्त्य और फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा किया गया था। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर बार्क मुंबई के द्वारा किया गया है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है, जिसे सीडैक पुणे में स्थापित किया गया है। यह AI आधारित सुपर कंप्यूटर है। मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत का प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष और मिहिर, जिसे IITM पुणे और NCMRWF नोएडा में स्थापित किया गया है। आधुनिक भारत और डिजिटल पहल की बात करें तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसके द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया था 2001 में। उत्तर प्रदेश का पहला साइबर थाना लखनऊ में खोला गया था। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटली साक्षर गांव अकोदरा गुजरात में है, जिसे ICICI बैंक द्वारा समर्थन दिया गया था। भारत में साइबर अपराध सहायता के लिए जारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015। नेक्स्ट आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 5 जनरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें प्रथम जनरेशन 1940 से लेकर 1956 के बीच में था। द्वितीय जनरेशन 1956 से लेकर 1963 के बीच था। तृतीय जनरेशन 1964 से लेकर 1971 के बीच था।
चतुर्थ जनरेशन 1971 के से लेकर 1990 के बीच था, और पंचम जनरेशन की बात करें तो 1989 कहा जाता है, या 1990 से लेकर वर्तमान फ्यूचर तक भी रहेगा। तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, और पंचम पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुआ, ट्रांजिस्टर, देन इंटीग्रेटेड सर्किट, देन माइक्रो प्रोसेसर, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से, जो कि 1940 से 1956 के बीच में था। इसकी शुरुआत इनियाक कंप्यूटर से हुई थी। इनियाक के बारे में मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। आप लास्ट दोनों क्लासेस जाकर अच्छे से देखिए, और जितने भी देखिए सभी क्लासेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर जुड़े रहेंगे, आप उसको पढ़े रहेंगे, तो ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, मेमोरी और इनपुट की बात करें तो डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम, और इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का इस्तेमाल होता था। लैंग्वेज की बात करें तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। मशीन लैंग्वेज 01 के फॉर्म में होते थे, इसलिए इसमें प्रोग्राम करना मुश्किल होता था। इसके एग्जांपल्स इनियाक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक फर्स्ट और IBM 650 है। इनियाक, एडवैक, एडसैक और यूनिवैक के बारे में मैंने पहले ही क्लास में ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वे में बताया हुआ है। तो पहले पीढ़ी के कमियों की बात करें तो ये बहुत ही विशाल आकार में होते थे, इतने बड़े होते थे कि ये पूरे कमरे में आ जाते थे। ये अत्यधिक गर्मी और बिजली खपत करते थे, और अत्यधिक गर्मी लाते थे। इसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से बहुत ज़्यादा बिजली का खपत होता था। इतनी गर्मी पैदा करते थे कि लगातार एयर कंडीशनर चलाना पड़ता था। ये कम भरोसेमंद थे, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स था वो बहुत जल्दी जल्दी फूक मतलब जल जाता था, जिससे कंप्यूटर बार बार खराब होते थे, और उनके रख रखाव का खर्चा बहुत ही ज़्यादा था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इनियाक, जो कि डेसिमल सिस्टम पर आधारित था। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए 10 पोजीशन वाले रिंग काउंटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो डेटा स्टोर होता था वह 10 पोजीशन वाले रिंग काउंटर्स में इस्तेमाल होता था। और यह डेसिमल सिस्टम पे आधारित था। इट्सैक एंड एडवैक की बात करें तो इसमें मर्करी डिले लाइंस का इस्तेमाल हुआ था मेमोरी एज अ मेमोरी। इसे तकनीकी भाषा में अकाउस्टिक मेमोरी कहा जाता है, ध्वनि आधारित। इसमें मरकरी का तापमान बिल्कुल 40 डिग्री पर स्थिर रखना पड़ता था, वरना कंप्यूटर की मेमोरी काम करना बंद कर देती थी। तो एडसैक और एडवैक में मेमोरी के रूप में मरकरी डिले लाइंस यूज किया जाता था, जिसको कि 40 डिग्री के तापमान पर हमेशा रखना पड़ता था, वरना इसकी जो मेमोरी थी वह काम करना बंद कर देती थी। यूनिवैक फर्स्ट की बात करें तो यह पहला कंप्यूटर था जिसमें इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। इसकी रीड स्पीड 12,500 कैरेक्टर प्रति सेकेंड थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की कमी थी, और इसमें जो फिलामेंट होते थे वह जल जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। प्रोग्रामर को सीधे प्लग बोर्ड बदलने पड़ते थे। वैक्यूम ट्यूब में लगा फिलामेंट अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ ही घंटों में जल जाता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1956 से 1963 में माना जाता है, और कई किताबों में 1959 से लेकर 1965 के बीच में। तो आप ये दोनों याद रखिएगा कि 1956 से 1963 या 1959 से 1965। इसमें प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटन ने बेल लेबोरेटरीज में किया था। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया था, उसके जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था, किसके द्वारा? जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली और वोल्टर ब्रेटन के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, इसमें प्रमुख मटेरियल की बात करें तो ट्रांजिस्टर लगे होते थे जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों का उपयोग किया जाता था। इसको बनाने में जो ट्रांजिस्टर लगे होते थे उसको बनाने में जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर्स का यूज होता था। लैंग्वेज की बात करें तो इस पीढ़ी में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, फोर्टान।
फार्मूला ट्रांसलेटर इसका फुल फॉर्म है, जो कि गणितीय कार्यों के लिए यूज किया गया था। कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि व्यापारिक कार्यों के लिए यूज किया गया था। असेंबली लैंग्वेज, जिसमें मशीन कोड को ऐसे नहीं यूज किया जाता था, इसके जगह नेमोनिक्स को यूज किया जाता था, जैसे एड सब्सट्रैक्ट्स। हाँ, और नेमोनिक्स यूज करने वाले भाषाओं को क्या बोलते थे? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा। जो जो भाषा नेमोनिक्स यूज करते थे उन्हें असेंबली लैंग्वेज कहते थे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते थे। इसके एग्जांपल्स IBM 1620, IBM 7094 और CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108 हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, सबसे पहले मेमोरी और स्टोरेज के देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में पहली बार चुंबकीय कोर का उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया गया था, और सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा बैकअप के लिए भी चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में चुंबकीय कोर का उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया गया था, और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मतलब डेटा बैकअप के लिए चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। इस पीढ़ी में मरकरी डिले लाइन्स को हटाकर मैग्नेटिक कोर मेमोरी आई थी। तो इस जो सेकेंड जनरेशन था उसमें मरकरी डिले लाइन्स को रिप्लेस कर दिया गया था, किसके द्वारा? मैग्नेटिक कोर मेमोरी के द्वारा, जिसे जय फॉरेस्टर ने विकसित किया था। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी को किसने डेवलप किया था? जय फॉरेस्टर ने। यह नॉन वोलेटाइल मतलब बिजली जाने पर भी डेटा न खोने वाला तेज मेमोरी थी। यह उस समय की नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी, मतलब बिजली भी चली जाए तो भी इसके अंदर की जो डेटा स्टोर किया गया था वो करप्ट नहीं होती थी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी में फेराइट धातु के छोटे छल्ले लगे होते थे। हर छल्ला एक बीट या एक डेटा स्टोर करता था। इसे हाथ में लेकर मतलब इसे हाथ से सिलकर बनाया जाता था। जो यह मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी, इसे हाथ से सिलकर बनाया जाता था, जिसे कोर वीविंग भी कहते थे। ठीक है। तो इस पीढ़ी में IBM स्ट्रेच और यूनिवैक ने लार्क नामक शुरुआती सुपर कंप्यूटर बनाए थे। तो सेकेंड जनरेशन में ही IBM ने स्ट्रेच और यूनिवैक ने लार्क नामक सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। महान कंप्यूटर वैज्ञानिक ग्रेस हॉपर ने इसी पीढ़ी में पहले कंपाइलर का विकास किया था, जिससे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलना आसान हो गया था। तो इसी सेकेंड जनरेशन में ही जो हाई लेवल लैंग्वेज थे, ठीक है, उसको मशीन कोड में बदलना आसान हो गया था, क्योंकि ग्रेस हॉपर ने कंपाइलर का विकास किया था। इंटरप्ट हैंडलिंग की बात करें तो इस पीढ़ी कंप्यूटरों जैसे IBM 7090 में पहली बार हार्डवेयर इंटरप्ट की सुविधा आई थी। इसका मतलब ये हुआ, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस धीमा है तो CPU को खाली बैठने के बजाय दूसरा काम सौंप दिया जाता था। मतलब कि अगर इनपुट में हमने दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब आउटपुट में टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनपुट और जो CPU है वो खाली बैठे, तो उस समय दूसरा इंस्ट्रक्शन आ जाता था और दूसरा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस को करने लगते थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वह था इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने किया था। तीसरी पीढ़ी का मुख्यतः IC चिप का आविष्कार था। IC चिप मुख्य रूप से सिलिकॉन धातु से बनी होती थी। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है। इस पीढ़ी में SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग हुआ था, जिसमें एक छोटी सी चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। तो जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार के कारण क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट था वो सिलिकॉन धातु के बने होते थे, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वह स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI तकनीक पर आधारित थे, जो जहां पर एक ही चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स लगाए गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड और मॉनिटर की बात करें तो पहली बार कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होना शुरू हुआ था। इससे पहले पंच कार्ड लगे होते थे। तो थर्ड जनरेशन में ही डेटा इनपुट के लिए कीबोर्ड और डेटा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक साथ कई लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते थे।
तो इसी पीढ़ी में मतलब तीसरी जनरेशन की पीढ़ी कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी। तीसरी पीढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसके गति की बात करते हैं। तो गति इसका 10 नैनो सेकंड में हो गया था, जबकि पहली पीढ़ी के गति गति किस में थी, मिली सेकंड में। दूसरी पीढ़ी की गति माइक्रो सेकंड में होती थी और तीसरी पीढ़ी की गति किस में हो गई थी, नैनो सेकंड में। मेमोरी की बात करें तो मुख्य मेमोरी के रूप में बड़ी क्षमता वाले मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए बेहतरीन मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग बढ़ गया था। तो इसमें भी मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हो रहा था और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज हो रहा था। हाई लेवल लैंग्वेज इस पीढ़ी में फोर्टन 4, कोबाल 68, पास्कल और बेसिक जैसी एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ था। तो बेसिक और पास्कल किस पीढ़ी में आए थे, थर्ड जनरेशन में आए थे। ठीक है। IBM 360 सीरीज इस पीढ़ी की सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर थी। तो थर्ड जनरेशन का सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर IBM 360 की जो सीरीज थी वो थी। हनीवेल 6000 सीरीज CDC 6600, हनीवेल के द्वारा जो CDC सीरीज थी 6600 दुनिया का पहला सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जिसे सीमोर क्रे ने डिजाइन किया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, विश्व के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। PDP-8 की बात करें, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, यह दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से सफल मिनी कंप्यूटर था जो इसी पीढ़ी की देन है। कंप्यूटर का आकार पहली बार इतना छोटा हुआ कि लोग उसे मेज पर रख सकते थे। तो PDP-8 पर्सनल डेटा प्रोसेसर दुनिया का सबसे फर्स्ट कमर्शियली सबसे सफल मिनी कंप्यूटर था और यह इतना सफल था कि इसको लोग अपने डेस्कटॉप पे मतलब डेस्क पर आसानी से रख सकते थे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर को आम जनता के लिए व्यावसायिक रूप से आसानी से उपलब्ध होने लगे थे। तो इस थर्ड जनरेशन की जो भी कंप्यूटर थे ये व्यावसायिक रूप से कमर्शियली सभी जनता के लिए स्टार्ट हो चुके थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1971 से 1980 या 1985 के बीच में माना जाता है। इसके मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे थे। तो आईसी चिप को माइक्रो प्रोसेसर ने रिप्लेस कर दिया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते थे, एक ही छोटी चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था। इसमें कौन सी टेक्निक का यूज होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज होता था। एक सिलिकॉन चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एक साथ लगाया गया था। तो एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर बहुत अधिक अमाउंट में ट्रांजिस्टर और बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को समराइज कर दिया गया था। ठीक है। और ये इतने छोटे हो गए थे कि लोग इनको अपने ऑफिस की मेज और घरों में रखना स्टार्ट कर दिए थे। और यहीं से पर्सनल कंप्यूटर पीसी की शुरुआत हुई थी। ठीक है। पहला माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इसे इंटेल ने बनाया था। किसने, इंटेल ने 1971 में बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है। यह 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और किसने बनाया था, टेड हॉक ने। पहला पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, पहले पीसी की बात करें तो यह अल्टेयर 8800 था जो 1975 में बनाया गया था। ठीक है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो पहली बार कंप्यूटर को चलाने के लिए टेस्ट कमांड जैसे डीओएस की जगह ग्राफिक्स, रंगीन स्क्रीन मतलब विजुअल स्क्रीन, आइकन और मेनू का उपयोग होना स्टार्ट हो गया था। तो इस समय के चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या ग्राफिक्स का यूज होने लगा था, विजुअल स्क्रीन का यूज होने लगा था, आइकन्स का यूज होने लगता था, मेनू का यूज होने लगता था। पहले क्या होता था, टेस्ट कमांड पे बेस्ड थे। अगर हमको मेनू ओपन करना पड़ता था तो हमको मेनू वहाँ पे टाइप करना पड़ता था। यहाँ पे क्या होता है, आइकन है, आइकन में आपने डबल क्लिक किया और वो आपका मेनू खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की तो इसमें माउस का उपयोग होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया था, जब मेनू आपको सामने दिखेगा तो आपको सिर्फ क्लिक करना रहेगा। तो क्लिक करने के लिए माउस की आवश्यकता पड़ी। तो जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको चलाने के लिए माउस का उपयोग अनिवार्य और लोकप्रिय हो गया था। नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का विकास इसी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है। MS DOS, विंडोज के शुरुआती वर्जन, एप्पल मैकिंटोश OS इसी पीढ़ी में विकसित हुए थे। उच्च स्तरीय भाषाएं C++, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जैसी शक्तिशाली भाषाओं का विकास इसी पीढ़ी में हुआ था। कंप्यूटर की गति इसमें पिको सेकेंड में मेजर की जाती थी।
प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम और रोम का उपयोग पूरी तरह से स्टार्ट होना हो गया था और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का चलन बढ़ गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और तो इस पीढ़ी में प्रोसेसर को काम करने के दो तरीके विकसित हुए थे, पहला सिस्क और दूसरा रिस्क। सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और दूसरा रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क ने कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया था और आज के मोबाइल फोन एआरएम प्रोसेसर रिस्क पर ही आधारित होते हैं। इथरनेट का आविष्कार 1973 में जेरास पार्क में बॉब मिडकॉप ने इथरनेट का आविष्कार किया था, जिससे लोकल एरिया नेटवर्क का विकास हुआ था। ऑप्टिकल स्टोरेज का जन्म 1980 में हुआ था। ठीक है। चौथी पीढ़ी के प्रोसेसर में जटिल निर्देशों को चलाने के लिए प्रोसेसर के भीतर एक बहुत ही छोटी अत्यधिक तेज इंटरनल मेमोरी रखी गई थी, जिसे माइक्रोकोड कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोकोड किसे कहा जाता है? तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके प्रोसेसर को जटिल निर्देशों के अनुसार चलाने के लिए उनके प्रोसेसर के अंदर ही एक बहुत ही छोटी सी अत्यधिक तेज इंटरनल मेमोरी रखी गई थी, जिसे माइक्रोकोड कहते थे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें, जो कि 1989 से लेकर और वर्तमान तक इसका टाइम पीरियड है और भविष्य तक रहेगा। इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूएलएसआई टेक्निक पर बेस्ड थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे। ठीक है। इस तकनीक में बहुत ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर 1 करोड़ 10 मिलियन से लेकर अरबों इलेक्ट्रॉनिक घटक और ट्रांजिस्टर को एक साथ लगाया जाना संभव हुआ था। तो सोच रहे हैं कि एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पे 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन से अधिक क्या ट्रांजिस्टर उस पे लगना स्टार्ट हो गए थे और अरबों इलेक्ट्रॉनिक घटक भी उसमें उस छोटे से चिप पर लगना स्टार्ट हो गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना स्टार्ट हो गया, जिसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर द्वारा इंसानों की बोलचाल की भाषा को समझना और जवाब देना इसी जनरेशन के कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ है। अब पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करें, पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर जो कि जॉन वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के बेस पर था। तो जॉन वान न्यूमैन की कमियों को दूर करने के लिए इसमें एक साथ हजारों प्रोसेसर मिलकर एक काम को करते हैं, जिससे कंप्यूटर की स्पीड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई। तो जॉन वान आर्किटेक्चर को दूर करने के लिए इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज होना स्टार्ट हुआ। इसमें क्या होते थे? पैरेलल प्रोसेसिंग में हजारों प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे बहुत ही अत्यधिक गति मिली कंप्यूटर को। स्टोरेज की बात करें तो इसमें ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, आधुनिक एसएसडी का उपयोग होना स्टार्ट हुआ, जो कि हार्ड डिस्क से कई गुना तेज है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसी पीढ़ी में वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन क्रांति का जन्म हुआ। कंप्यूटर इतने छोटे हो गए हैं कि उन्हें जेब में स्मार्टफोन या हाथ में स्मार्ट वॉच के रूप में पहना या रखना स्टार्ट हो गया था। क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी पांचवी पीढ़ी के भविष्य की तकनीक है, जो पूरी तरह से कंप्यूटर पर काम करने के तरीके को बदल रही है। पांचवी पीढ़ी के भविष्य यानी क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा क्यूबिट्स के रूप में स्टोर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? क्यूबिट्स में। और कंप्यूटर में किस फॉर्म में डेटा स्टोर होते हैं? बाइनरी डिजिट में, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की टेक्निक में डेटा क्यूबिट्स में स्टोर होते हैं। ठीक है। क्यूबिट्स का मतलब ये हुआ कि एक क्यूबिट में एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। तो अब बाइनरी डिजिट में क्या होता है? या तो 0 या तो 1, लेकिन एक समय पे या तो 0 या तो 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता था? एक क्यूबिट में या 0 और 1 एक साथ यूज हो सकते हैं। एज कंप्यूटिंग की बात करें, एज कंप्यूटिंग के तहत डेटा को प्रोसेसिंग सीधा उसी डिवाइस के अंदर की जाती है जहां डेटा पैदा हो रहा है, जैसे स्मार्टफोन, सिक्योरिटी कैमरा या सेंसर, ताकि नेटवर्क पर लोड कम हो। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पांचवी पीढ़ी केवल प्रोग्राम निर्देशों पर नहीं चलती है, इसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है, जिसमें कंप्यूटर अपनी पिछली गलतियों का उपलब्ध डेटा के हिसाब से सीखता है। ठीक है। तो इसी पीढ़ी में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन की क्रांति हुई। ठीक है। इनका जन्म हुआ। ठीक है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी जो भविष्य की तकनीक है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स में डेटा स्टोर होगा।
क्या होता है, क्यूबिट्स में 0 और 1 एक साथ दोनों अवस्थाएं स्टोर हो सकती हैं। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके तहत डेटा की प्रोसेसिंग सीधे उसी डिवाइस में मतलब प्रोग्राम की जाती है, ठीक है, ताकि नेटवर्क पर लोड कम हो। तो अगर जब उसकी प्रोसेसिंग उसी डिवाइस में होगी तो नेटवर्क पे ऑलरेडी लोड कम हो जाएगा। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है, उसमें प्रोग्राम करने की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती है। वो क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क के जरिए, मतलब इसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है, जिसमें कंप्यूटर अपने पिछली गलतियों से सीखता है और अपने को खुद से इम्प्रूव करता है। अब कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। किसका पीवाईक्यू पहले देखेंगे, पहले पीवाईक्यू देखेंगे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जो कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 और 2019 दोनों एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर पीसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो देखो क्या होता है, चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो या टैबलेट, मान लो मोबाइल नहीं, तो ये तीनों माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये तीनों माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कि जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब क्योंकि इनमें सीपीयू के रूप में एक सिंगल प्रोसेसर चिप का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिससे यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर अपडेट 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखो, वेदर फोरकास्टिंग में हमेशा सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीडोमीटर और पुराने थर्मोमीटर किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, जिसे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम 2018 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में बताया है कि ये डिस्क्रीट डेटा पे काम करते हैं, एनालॉग में बताया मैंने कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं, हाइब्रिड में बताया मैंने कि यह डिजिटल और एनालॉग दोनों के डेटा पे काम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर तो इस क्वेश्चन से आउट ऑफ मतलब बाहर ही है, ठीक है। तो अब स्पीडोमीटर और थर्मोमीटर में क्या होता है, जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। तो कंटिन्यूअस अगर चेंज होगा डेटा, तो वह किसके अंदर आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर में किन दो प्रणालियों का मिश्रण होता है। इसे यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड 2022 में और जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों कंबाइंड रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर अगर एक साथ काम करें, एक यूनिट का काम करें, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। और जिसका यूज ईसीजी कहाँ पे, ईसीजी मशीन में किया जाता है। किसमें, ईसीजी मशीन में। और साथ में कहाँ यूज किया जाता है, पेट्रोल पंप पर। कहाँ पे, पेट्रोल पंप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े संगठनों जैसे बैंक और बीमा कंपनियों में हजारों उपयोगकर्ता के डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसे यूपी ट्रिपल एस सी आबकारी सिपाही 2016 में और कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया था। तो बड़े संगठनों जैसे बीमा कंपनियों, बैंक में हमेशा ऐसे कंप्यूटर का यूज किया जाता है जो कि क्या हो, बड़े डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम हो। तो बड़े डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम वही कंप्यूटर होगा जो एक सेंट्रल डेटाबेस को संभाल सके। और सेंट्रल डेटाबेस को संभालने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बड़े संगठनों में हमेशा ऐसे कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं
जो अत्यधिक भंडारण और डेटा प्रोसेस करने की क्षमता रखे और इसमें सेंट्रल डेटाबेस को संभालने की कैपेसिटी हो, तो ऐसे कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 2016 में पूछा गया था कि पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो पीडीए क्या होता है? हाथ की हथेली में रखकर चलाने वाला कंप्यूटर होता है। तो हाथ की हथेली में रखकर चलाने वाला कंप्यूटर किस में आता है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ठीक है, मैंने बोला ना कि हाथ की हथेली में रख के चलने वाला कंप्यूटर है, तो वो किस में आएगा? हैंड हेल्ड कंप्यूटर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था जिसे सीडैक द्वारा विकसित किया गया था? तो सीडैक के द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला सुपर कंप्यूटर मैंने कई बार बता चुका है, क्या है? परम 8000। प्रत्यूष कहाँ यूज होता है? मैंने अभी बताया, इसका कमेंट में जरूर बताओ कि प्रत्यूष कहाँ यूज होता है। प्रत्यूष और मिहिर कहाँ यूज होता है, कमेंट में जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनी कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है जिसे यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया था? ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर में क्या होते हैं? ये आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। छोटे मतलब मध्यम आकार के होते हैं और एक साथ मतलब कई यूजर्स जैसे 4 से लेकर 200 यूजर्स तक इसमें काम कर सकते हैं या इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो मिनी कंप्यूटर हमेशा माइक्रो कंप्यूटर से तेज होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से धीमा होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि यूपी ट्रिपल सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया था, एक मिनी कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर कमेंट में दो। क्वेश्चन नंबर 9, सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ये मैंने अभी पढ़ाया है। तो इसका भी आंसर किसमें चाहिए मुझे? कमेंट में चाहिए। ये किसमें पूछा गया था? यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में, ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन किस पे? कंप्यूटर की जनरेशन पे। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, उसकी आप कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। मैं 5 पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, बाकी 5 पीवाईक्यू मैं स्लाइड में ऐसे ही शो कर दूंगा स्क्रीन पे। आप क्या करना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भारत में पहली पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया गया था? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में और माइक्रो प्रोसेसर इसमें फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होने लगा था? माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे भी लिखते हैं इसको। और फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनियाक और यूनिवैक किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो मैंने बताया कि इनियाक और यूनिवैक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग अभी बताया मैंने किस में हुआ था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो।
ठीक है। बाकी अब मैं 5 क्वेश्चन आपको दूंगा स्क्रीन पे, आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। ओके, तो इसी पे अपना क्लास एंड करते हैं। आप जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। साथ में ये क्लास तीसरी थी और हम कंटिन्यूअस 7 बजे आपसे मिलते रहेंगे। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट में जोड़ लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं क्लास डालूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस क्लास को तुरंत देख पाओ। धन्यवाद, आप इतने देर तक हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं कल।